नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड बजट इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का बजट पास हुआ है। तो इसके बारे में समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसके फंडामेंटल्स टूल को समझें। कौन कौन से टर्म होते हैं जो बजट में यूज़ होते हैं और बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। और अगला इसका पार्ट होगा, उसमें हम बजट के और प्रावधानों का जिक्र करेंगे। तो आइए हम आज इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से हम कौन कौन इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है आज, बजट क्या है और बजट बनाने की एक प्रक्रिया कैसी होती है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, जो आज बजट पेश हुआ है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और इसके इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेंगे। तो इन 4-5 चीज़ों को हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक ये चीज़ देख लीजिए कि निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने आज बजट पेश किया। ये आज का चित्र है। और एक परंपरा शुरू हो रही है जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ। पहले देखा जाता था कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने मिनिस्ट्री से निकलती थी और सीधे पार्लियामेंट में जाती थी और बजट पेश करती थी। लगभग 11 बजे पेश होता है बजट। लेकिन पिछले साल से अब आप देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर पहले प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, वहाँ पे एक मिलती हैं, फ़ोटो सेशन होता है और उसके बाद फिर ये आती हैं पार्लियामेंट में और फिर बजट पेश होता है। तो ये दूसरी साल था। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, शुरुआत हुआ है इस परंपरा का और इस साल भी हुआ है। तो ये नया परंपरा शुरू हुआ है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर दिए। अब चलिए हम देखते हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है कि 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। शनिवार दिन है उस दिन। अमूमन एग्ज़ाम संडे को होता है, लेकिन इस बार शनिवार को हो रहा है। जो भी कारण हो, एग्ज़ाम हो रहा है, अच्छी बात है। तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो जितनी संभावनाएं थी कि इस डेट को होगा या उस डेट को होगा, तो सारी संभावनाएं अब ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि बीपीएससी खुद ही डेट घोषित कर दिया है। तो अब तैयारी में लग जाइए। अब हम देखते हैं कि बजट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, बजट और सर्वे दोनों जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा होते हैं और कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जो टर्म होते हैं, जैसे रेवेन्यू क्या हो गया, कैपिटल क्या हो गया, इस पे क्वेश्चन बनता है। फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्या हो गया, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और हर साल देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन बीपीएससी ज़रूर पूछता है। ये बीपीएससी का मतलब फेवरेट एरिया में कह सकते हैं। तो आपके लिए बजट और सर्वे दोनों को समझना और बढ़िया से जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो मेरा बजट है 2022 और 23 के हिसाब से बजट पेश हुआ है। ये निर्मला सीतारमण का 4th बजट है और पिछले साल पहला पेपरलेस बजट पेश हुआ था, टैबलेट से पढ़ा गया था। और इस बार का भी बजट पेपरलेस ही है, टैबलेट से पढ़ा गया है। ठीक है। यह जो बजट होता है एक फिस्कल ईयर का होता है। अब फिस्कल ईयर क्या है, इसमें पूरे एक साल का लेखा जोखा होता है। देखिए, बजट में आने वाले साल के बारे में सरकार बताती है कि हम कितना खर्च करेंगे और कितना मेरा आमदनी होगा। यही फिजिकल ईयर है। टोटल आय और खर्च का ब्यौरा जो है यही फिजिकल ईयर में काउंट होता है कि हम कितना आमदनी मेरा होगा और कितना मेरा खर्च होगा, किस किस आइटम में मेरा खर्च होगा, कौन कौन सी योजनाएं चलेगी, यही सरकार बताती है। और इसी का जो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं बजट। ठीक है। अब बजट का कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट देख लेते हैं। आर्टिकल 112 में अगर आप देखिएगा तो बजट का जिक्र किया गया है, लेकिन बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया। इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। इसका हिंदी अगर देखें तो इसका हिंदी है वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब अगर 112 आर्टिकल में हम देखें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है।
ना कि बजट का। बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब कुछ इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, बजट के कुछ मेन डायमेंशन क्या होते हैं, जिस जिस टॉपिक पे बजट टिका होता है, मतलब कह सकते हैं बजट के घटक क्या होते हैं, बजट के घटक कह सकते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल होता है। आप देखिएगा एक साल का अनुमानित आय प्लस व्यय, मतलब सरकार का एक साल का आय क्या होगा और कहाँ कहाँ सरकार किस मद में कितना खर्च करेगी या किस योजना में खर्च करेगी, उसका ब्यौरा होता है। दूसरा देखें, राजस्व रेवेन्यू हो गया, और पूंजीगत प्राप्त के अनुमान। ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, बता देंगे आपको। तीसरा है व्यय के अनुमान, मतलब कहाँ कहाँ कौन योजना में खर्च होगा। उसके आगे है आने वाले वर्ष की एक नीति कह सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी जिसको कहते हैं। इसमें योजना वगैरह, टैक्स वगैरह, टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा कि कॉर्पोरेटिव टैक्स क्या होगा, फिर से कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा, फिर से इनकम टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इन सब की बात होगी यहाँ पे। तो ये सब की बात होगी आगे। अब देखते हैं, जो हम बोले थे आपको कि इसमें दो टाइप का होता है। अब अगर आप बजट देखिएगा तो इसमें दो ही चीज़ की बात हमेशा आपको दिखेगी, एक होगी रेवेन्यू, दूसरा होगा कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू हो गया आपको राजस्व, कैपिटल हो गया पूंजी। पूंजी या पूंजीगत दोनों कहा जाता है इसको। अब इसमें होता क्या है कि सरकार के पास कुछ खर्च होती है और कुछ आमदनी होती है। इसको दो भागों में बांट दिया जाता है और इन दोनों को जोड़ के हम एक बजट में इन दोनों का ही समावेश होगा। आप देखिएगा कहीं पे रेवेन्यू रिसीट लिखा रहेगा, कहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा, कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहीं पे कैपिटल रेवेन्यू लिखा होगा। यही सब होता है। तो आइए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू रिसीट, मतलब राजस्व प्राप्तियां, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व खर्च। सरकार की जो भी आमदनी होगी टैक्स से होती है, वो या तो डायरेक्ट टैक्स हो जिसमें आपको हो जाता है इनकम टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स हो जिसमें हो जाता है वैट प्लस सेल टैक्स। ये जो आमदनी सरकार की होती है वो रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होती है जो सरकार सैलरी पे खर्च करती है, पेंशन पे खर्च करती है, या कुछ प्रशासनिक खर्च में और भी खर्च जो सरकार करती है, उसमें जो खर्च लगता है सरकार का, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सरकार का इनकम होता है और ये सरकार की खर्च होती है। तो अगर आप देखते हैं आय ज़्यादा हो खर्च कम हो तो हम कहते हैं कि सरप्लस है, बजट सरप्लस में होता है। वहीं अगर उल्टा हो जाता है, आय कम हो और खर्च ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं डेफिसिएट हो जाता है। तो वही जब हम देखिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब सरकार का ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू रिसीट जब कम हो जाता है तो सरकार रेवेन्यू डेफिसिएट में चली जाती है। आप इसको इस संदर्भ में समझिए, इसको याद रखिए हमेशा और इसी को फिट कर दीजिए।
जब रेवेन्यू का आय कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, और रेवेन्यू का जब आय ज़्यादा होगा और खर्च कम हो जाएगा तो मतलब रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा। और भारत की जो परिस्थिति है हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट की होती है। ठीक है, अब हम कैपिटल वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। कैपिटल, इसमें देखते हैं, इसमें भी दोनों वही चीज़ होती है, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार कुछ खर्च करने के लिए कुछ दीर्घकालिक लोन लेती है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। तो सरकार अगर आरबीआई से कुछ लोन ले रही है, विदेश से कुछ लोन ले रही है, तो उसको हम कहेंगे एक ये सरकार का कैपिटल रिसीट है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे सड़क बनवा रही है, ये तो एसेट हो गया ना सरकार का, सड़क बनवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, साथ ही कुछ उद्योग धंधे लगा रही है, नए नए कंपनी बना रही है। इन सब से क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये मेरा जो होगा इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बजट हमारा बनता कैसे है। तो देखिए बजट बनाने की बड़ा अच्छा प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको जानना चाहिए कि कल हो के आप भी इस बजट जो बनता है, पॉलिसी बनेगी, इसी के तहत आप लोग को काम करना होगा, और हो सके तो प्रमोशन के बाद बजट बनाने में पॉलिसी में शामिल भी होना होगा। तो ये जानना चाहिए कि बजट कैसे बनता है। तो जो 1 फरवरी को बजट पेश होता है, इसके लिए लगभग सितंबर मंथ से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। टोटल 5 मंथ का ये प्रोसेस होता है, 5 मंथ लगता है बनने में। सितंबर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से विभिन्न हर मंत्रालय के जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनको एक लेटर भेजा जाता है कि अपने अपने प्लान के बारे में आप बताइए। उसके बाद हर डिपार्टमेंट के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बैठक होता है, उनमें पूछा जाता है, सलाह लिया जाता है। लगभग अक्टूबर नवंबर तक ये काम हो जाता है। दिसंबर के मंथ में आप देखेंगे कि विभिन्न संगठन साथ में जो देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ में राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उसके बाद सिविल सोसाइटी, इन सबके साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का बैठक होता है। और ये कहाँ पे है, रायसीना हिल। आपको पता होगा दिल्ली में रायसीना हिल नॉर्थ ब्लॉक में इन सब का बैठक होता है, और सबसे राय लिया जाता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आप बताइए, कुछ सुझाव दीजिए, अपना खर्च बताइए। और उन सब से फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठक करती है और एक डॉक्यूमेंट बनाती है, और उसके बाद ये आता है फाइनल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पे चर्चा होती है तो टैक्स पे चर्चा होती है कि टैक्स को कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है। और सबसे ज़्यादा बजट में आप ध्यान देते होंगे कि आम जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेके मतलब जानने को उत्सुक रहती है तो टैक्स होता है, और सरकार भी सबसे ज़्यादा इसी पर बहस करती है, क्योंकि टैक्स ही ऐसा चीज़ है जो कि डायरेक्ट हिट करता है पब्लिक तक। अगर टैक्स बढ़ गया तो पब्लिक त्रस्त हो जाती है, टैक्स कम हो गया तो पब्लिक खुश हो जाती है। और अमूमन देखा गया है कि टैक्स पे ज़्यादा पब्लिक का भी ध्यान रहता है और सरकार का भी ध्यान रहता है। दिसंबर में इन सारी घटनाओं के बाद फाइनल स्पीच होता है, मतलब राइटिंग किया जाता है, उसका बजट का राइटिंग होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर, और लास्ट में पीएम से कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद इसको भेज दिया जाता है
छपने के लिए, बजट छपने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि अब तो टैबलेट में आ रहा है, ऑनलाइन बजट आ रहा है, लेकिन जब इस पर चर्चा होती है लोकसभा में, चर्चा के दौरान हर मंत्री को वहाँ पे, चाहे जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो उसके लिए छपना जरूरी होता है। ठीक है। लास्ट में एक आप सुनते होंगे बहुत कि हलवा सेरेमनी होता है। हलवा सेरेमनी, जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब जाता है बजट, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सारे जो ऑफिसर होते हैं, लगभग 1 दिसंबर के 10-15 दिन पहले की घटना होती है, वहाँ पे हलवा सेरेमनी होता है, सब डिस्कस हो जाता है। फिर सारे मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सारे मंत्रियों के साथ हलवा सेरेमनी होता है। इसका रस्म है कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, उसके बाद उन जितने ऑफिसर होते हैं, सारे ऑफिसर नॉर्थ ब्लॉक में ही वो रहते हैं, घर उनको नहीं जाने दिया जाता, वो एकदम सेफ रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। और जब बजट पास हो जाता है उस दिन उनको बाहर वो आ सकते हैं और घर जाने की उनको परमिशन होती है। मतलब इतने सीक्रेसी के साथ बजट को बनाया जाता है। यहाँ तक कि जब 11 बजे बजट पेश किया जाता है, तब तक आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1 फरवरी को 11 बजे बजट पेश होता है, उसके पहले सिर्फ प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही बजट के बारे में जानकारी होती है। 10 बजे एक कैबिनेट मीटिंग होता है। कैबिनेट मीटिंग होता है, इसमें मंत्रियों के साथ थोड़ा ब्रीफ किया जाता है और बताया जाता है कि बजट में क्या है, हल्का फुल्का ब्रीफ हो जाता है। और फाइनल जो बजट का स्पीच है, वो जब फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पढ़ती हैं, तब देश को पता चलता है या मंत्री को पता चलता है कि एक्चुअल बजट है क्या। मतलब पूरा बताने का मतलब ये था कि बजट बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही सीक्रेसी के साथ होती है, इसमें किसी को कुछ भनक नहीं रहती है। हाँ, पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर इन दोनों को पता रहता है थोड़ा पहले से। अब थोड़ा रेल बजट की चर्चा कर लेते हैं। रेल बजट पहली बार 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन 2017 और 18 से देखते हैं इसको विलय कर दिया गया और ये आम बजट के साथ ही इसको भी लाया जाता है। ठीक है। तो रेल बजट को हम जब आम बजट का अगला एपिसोड लेके आएंगे तो उसमें सारा डिटेल में देखेंगे। अब देख लेते हैं इस बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। बजट के प्रावधान, मेन पॉइंट क्या है इस बजट के 2022-23। पहला तो आप देखिएगा कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लाने की, आरबीआई से डिजिटल करेंसी लाने की बात कही गई है इसमें। दूसरा है इसमें इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा पहले था वैसा ही है। एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा इस बार। बहुत दिन से एलआईसी चर्चा में था, एलआईसी पर हम डिटेल में बहस करेंगे आगे। 3 साल में 400 नए वंदे मातरम ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। देखिए आप ये जो छोटे छोटे टर्म है ना, ये बीपीएससी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि कितना वंदे मातरम चलाने की घोषणा की गई है, तो आप इन सब टॉपिक को थोड़ा सा याद रखिएगा। एक स्टेशन एक पार्सल सुविधा शुरू की गई है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस साल जो फिजिकल ईयर है इसमें 60 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये अगले 25 साल का बुनियाद वाला बजट है, बुनियाद वाला इसको बजट बताया है। इसको भी हम देखेंगे कि किस आधार पे बुनियाद वाला बजट है।
कॉर्पोरेटिव टैक्स को आप देखेंगे कि जो 18% था उसको 15% कर दिया गया है, कम किया गया है। और इसका जो सरचार्ज था इसको 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। 5G सेवा को लागू किया जाएगा इसी साल और गांव को नेट कनेक्टिविटी से ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। साथ में आप देखेंगे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हम लोगों ने बिहार करंट पढ़ा था तो वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की बात पढ़ी थी। तो अब देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब नेशनल बजट में भी इस बात की चर्चा हो गई है और बिहार में भी इस बात की चर्चा हो रही है, तो ऑर्गेनिक खेती का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहीं दिखे करंट में, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये मेंस के लिए भी बड़ा अच्छा टॉपिक बन सकता है। जो कोरोना के टाइम में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, तो एक नया सिस्टम शुरू किया गया, 1 क्लास 1 चैनल। इसके माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। और कोरोना ये 1 क्लास 1 चैनल, इसी में एक और चीज़ किया गया है कि आप देखिएगा डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। और देश का पहला यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी अगर पूछे कहाँ बना है तो केरल में बनकर तैयार हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। ठीक है, तो ये बजट का मेन फीचर था, आप देख लेंगे। तो अगला लेक्चर जब आएगा तो बजट के बारे में और हम डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और अभी आज ही बजट पेश हुआ है 11-12 बजे, तो हम लोग भी अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका अगला लेक्चर आएगा कल, इस पर हम लोग डिटेल में बहस करेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।